प्रणाम दोस्तों। आप जानते ही हैं कोरोना के बाद काफी लोगों के पैसे में कमी आई और बहुत सारी इनकम के सोर्सेज बंद हो गए थे। उस दिन से सारी दुनिया ने, खासतौर से जैन जी ने, ये सोच लिया कि किसी भी तरीके से हमें पैसे भी इनकम कमानी है, हमें एक और इनकम का सोर्स कमाना है जो अपने आप पैसा देता रहे। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एक फील्ड है, जो एक एरिया है जहां से पैसे भी इनकम कमाई जा सकती है, वो है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे हो सकता है? इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉपर्टी में भी, इन्वेस्टमेंट सोना चांदी में, या इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में। तो हम ये जो तीसरा नंबर का जो फील्ड है या तीसरा नंबर का जो एरिया है उसके बारे में बात करेंगे, और खासतौर से जैन जी के बारे में बात करेंगे, जिसने इन्वेस्टमेंट करना कोरोना के बाद स्टार्ट किया और वो शेयर कहीं ना कहीं 32% 32% तक बढ़ चुका है। यानी कि हर बच्चा जो 30 साल से नीचे है अब 32 से 33% शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो किसी की कंसल्टेंसी भी नहीं ले रहा और अपनी पढ़ाई खुद करके, अपने इंफॉर्मेशन खुद जनरेट करके ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट मयंक नरूका और मैं आपको इसी तरह से नए नए टॉपिक्स लाता रहता हूं, क्योंकि बहुत समय आप लोगों को नहीं मिलता होगा कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकें और नई इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकें। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, रिश्तेदारों से शेयर करेंगे, तो आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और आपको देखने की जरूरत नहीं है, मात्र सुनने की जरूरत है। आप काफी कुछ नई इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट का जो प्रोग्राम है वो कैसे हो सकता है शेयर मार्केट में। तो जैन जी के बारे में मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी 32% वो इन्वेस्टमेंट कर रही है अपनी इंफॉर्मेशन से, और एसआईपी के माध्यम से भी वो इन्वेस्टमेंट करे जा रही है। आप जानते हैं कि बहुत बड़ा एक तबका एफआईआई का हुआ करता था किसी समय में, जो पूरे मार्केट को हिला दिया करता था। और आप जानते हैं कि पूरी इकोनॉमी की जो धुरी है वो शेयर मार्केट ही है। तो अगर एफआईआई अपना पैसा निकालते थे तो सारा का सारा मार्केट हिल जाता था और इकोनॉमी हिल जाया करती थी। पर हमारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन कर करके, जितने भी लोगों ने, जो नई जनरेशन है उसने कंट्रीब्यूशन करके एसआईपी, स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं बेसिकली, तो वो कर करके किसी तरह से अपना शेयर बढ़ा लिया है। और अब हम एफआईआई के ऊपर, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। तो यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप जानते ही हैं, अगर हम इस क्रम को आगे बढ़ाएं तो करीब 4 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें से 80 से 82 लाख जेनजी से ही हैं। इनके अगर प्रतिशत ले तो 56 से 57% तक लोग, जो जेनजी के जो उम्मीदवार हैं, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो किसी का निर्णय नहीं लेते, किसी से राय मशवरा नहीं लेते, खुद अपने सोशल मीडिया से या न्यूज़पेपर से या अपनी खुद इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं और किसी कंसल्टेंट का भी सहारा नहीं लेते और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो एसआईपी के माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो जो संख्या है वो करीब 56 से लेकर 90% तक है। इसमें जो छोटी छोटी जो इनकम जनरेट करते हैं, जैसे भी कमाते हैं, वो 100, 200, 500 से रुपए से शुरू करके और जितना भी अमाउंट उनके पास अवेलेबल होता है उसको वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं एसआईपी के माध्यम से, जिसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। 81% जो नवयुवा जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो कुछ निर्णायक शहरों से आ रहे हैं, जैसे कि जोधपुर, जयपुर एक्सेट्रा। दोस्तों आप जानते ही हैं तरह तरह के सेक्टर्स अवेलेबल हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट्स, सोना चांदी या शेयर्स। तो इक्विटी ऐसा माध्यम है जो हाईएस्ट रिटर्न, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हाईएस्ट रिटर्न देता है इन सब सेक्टर्स में, अगर पिछले 50 साल का कंपैरिजन करें तो। और जितनी भी नई जेनजी है वो इसमें इक्विटी में ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है और इसी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है एसआईपी के माध्यम से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत कम एज से, आप जानते हैं कि 18 साल के बाद डीमैट अकाउंट खुल जाता है, तो बहुत कम एज से ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। मतलब वो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते और बहुत कम एज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। जो पिछले साल जो डीमैट अकाउंट्स खुले थे उसमें 25% जो डीमैट अकाउंट्स खुले हैं या जिन्होंने अकाउंट खोले हैं वो जेनजी ही है। आप जानते ही हैं
टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं, एएमसी जिनको बोला जाता है, वो ज्यादातर बैंक कंपनीज हैं या इंश्योरेंस कंपनीज है। पर अभी जो लेटेस्ट फिनटेक कंपनीज आई हैं जो ऐप के माध्यम से काम करती हैं, उसमें टॉप 50 में से 14 और टॉप 21 में से 8 ऐसी कंपनीज है जिन्होंने अपना अच्छा शेयर दिया है इस इन्वेस्टमेंट में। जो फिनटेक कंपनीज है वो ज्यादातर इस तरह की कंपनीज है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कि एंजल है, एम स्टॉक है, ग्रो है। ये सब इसके मार्फत जैन जी को बहुत आसान हो जाता है कि वो अपने फोन से ही अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उनके लिए आसानी हो जाती है। पहले ये सब चीजें बड़े बड़े बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनीज करा करती थी, या एनबीएफसी जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो करा करती थी। तो अब वो जो शेयर है वो मैक्सिमम फिनटेक कंपनीज ने ले लिया है। जो मैंने आपको पहले डेटास दिए थे वो कैम्स के दिए थे। कैम्स जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, उसके डेटास थे एसआईपीज के। अगर आप लेटेस्ट डेटास लें तो FY26 में जो एसआईपीज के माध्यम से जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो 2800 करोड़ के आसपास है, जो 2023 में सिर्फ 13,000 करोड़ के करीब था। ये सिर्फ जेनजी है जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जा रही है और देश को बढ़ने में मदद कर रही है और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में स्टेबिलिटी लाई है। वरना शेयर मार्केट से हर आदमी घबराया करता था, जो अब खत्म हो गया है। पहले ये ट्रेंड सिर्फ यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में देखा जाता था, जहां पे जो उनके जो संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बड़े ध्यान से ऑर्गेनाइज करते थे, कंट्रोल करते थे, पर हमारा विश्वास नहीं था। पर अब नई जनरेशन ने पूरा विश्वास डाल दिया है इन नई कंपनीज में और अब वो पूरा इन्वेस्टमेंट कर रही है। अच्छा मित्रों, मैं ये जो बात कर रहा था इन्वेस्टमेंट की, वो ऐसे ही नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ संकेत ऐसे आए हैं जिसके कारण से इकोनॉमी में बूम आ रहा है और कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अब उसके जो संकेत हैं वो किस तरह से हैं? जो स्विट्जरलैंड का एक बैंक है यूबीएस, उसने ये कहा है कि भारत तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने वाला है, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर बनने वाला है। 14 सेक्टर्स ऐसे हैं जो पीएलआई से जुड़े हुए हैं। अगर हम गवर्नमेंट डेटा की बात करें तो वो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें लोगों का जो स्किल्ड लेबर बनेंगे, नए रोजगार जनरेट होंगे, 12 लाख नई नौकरियां बनेंगी, आएंगी मार्केट में, और इस तरह से भारत की प्रोग्रेस होगी। अगर हम एसआईपीज की बात करें तो करीब म्यूचुअल फंड में एसआईपीज करीब 22% के हिसाब से बढ़ रही है, जो 2035 तक 80 लाख करोड़ का मार्केट से बढ़ के 300 लाख करोड़ का मार्केट बन जाएगा। मतलब म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और ये नेटवर्थ, जो भारत की जो नेटवर्थ है, उसको कहीं किस हद तक बढ़ा देगा आप समझ सकते हैं। अब कुछ बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि स्टारलिंक, माइक्रॉन, या जो टेस्ला, बोइंग, तो बोइंग एयरबस जो कंपनी है, इस तरह की कंपनियों की बात करें तो इनको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की जरूरत है जो उनके प्रोडक्शन में काम आते हैं, और उस सप्लाई चेन को कौन पूरा करेगा? वो भारत ही पूरा करेगा। भारत से ही सप्लाई जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका चाइना से कन्नी काट रहा है। कहीं ना कहीं भारत एक दुनिया का ऑफिस बनता जा रहा है। अब 1500 जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, 1500 ऐसे सेंटर्स हैं जो कहीं ना कहीं भारत में आ रहे हैं और 50 लाख नौकरियों को वो स्थापित कर रहे हैं। बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों के अलावा, महानगरों के अलावा, वहां पे जो कॉस्ट बढ़ गई है, उस कारण से अब छोटे छोटे जो शहर हैं, जो 2 टियर सिटीज हैं, जैसे जयपुर है, चंडीगढ़ है, वहां पे भी अब ये सब नए ऑर्गेनाइजेशंस शिफ्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑफिसेज अगर शिफ्ट होंगे, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, तो भारत के लोगों को इससे इनकम जनरेट होगी और उनको नए नए रोजगार मिलेंगे। अगर हम आरबीआई की माने तो हमारी जो आने वाली मुद्रास्फीति है, यानी कि इन्फ्लेशन है, वो करीब 3.5 से 4.5 रहेगी, जिसको रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। और अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की माने तो जो ब्याज दर है वो 5.5 से लेकर 5.75 के आसपास रहेगी। इससे क्या होगा? हमारे लोगों के पास पैसा बना रहेगा, जेब में पैसा रहेगा, तो कुछ नए नए प्रोडक्ट्स जैसे कार वगैरह वो या व्हीकल्स वगैरह खरीदेंगे। अगर हम फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की माने या जीएसटी परिषद की माने तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन 2026 में होने वाला है और 38 से 40 लाख करोड़ रुपए हमारे को विभिन्न टैक्सों से
प्राप्त होंगे, मतलब गवर्नमेंट को प्राप्त होंगे। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा सेल होगी, तभी तो ये कलेक्ट होगा। ज्यादा से ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे, जो जो बनाने वाले हैं उनको कस्टमर्स मिलेंगे, और जो लेबर है उसको काम मिलेगा, और इस तरह से नौकरियां जनरेट होंगी। अगर हम आईएमएफ के हिसाब से बात करें या वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 6.8% से लेके 7.2% के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रहेगी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन 6.8 से 7.2% के आसपास रहेगा, जो पूरे विश्व की सबसे हाईएस्ट जीडीपी रेट है। इससे क्या होगा, भारत की ग्रोथ बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, नए नए बिजनेस डेवलप होंगे और प्रोडक्शन बढ़ेगा। दोस्तों, जो मैंने ये बातें कही हैं, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने हिसाब से करें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ें, तभी इन्वेस्टमेंट करें, और खुद का सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपका जो पैसा है वो बहुत बहुमूल्य है। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। पर प्लीज ध्यान रखें कि आप जो सब्सक्राइब करते हैं वही मेरा रेम्युनरेशन है, वही मेरा परिश्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।